आप एज ए सहाफ़ी आपको लगता है कि आप जो है किसी भी बड़ी फिगर को अकाउंटेबल या फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जबकि हर दूसरा मीडिया आउटलेट, आप तीनों भी किसी ना किसी मीडिया आउटलेट से हैं, कि वो हर तीसरा मीडिया आउटलेट जो या तो किसी बिजनेस टाइकॉन का है या किसी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी का है, तो आपको लगता है कि आप उन पर तनकीद कर रहे हैं या फ्री ऑफ फेयर है आपकी क्रिटिसिज्म? और सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन है कि आए रोज़ जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है इस पर हमले किए जाते हैं, लेकिन या तो वो इग्नोर कर दिए जाते हैं या अनपनिश। आपको लगता है हम एज अ मीडिया स्टडीज़ कल हमें लगता है कि हमारे हालात हैं कि हम कल बोल सकें? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही ख़त्म हो जाएगा, हमें अपनी जान की फ़िक्र पड़ेगी, सहाफ़ी बोल नहीं पाएगा, तो आपको लगता है कि सच सामने आ पाएगा लोगों के? ओके, इसमें दो तीन डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपने टच की हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, चीखना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को जलील करना, ये मीडिया नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है। कि मैंने अगर ऊंची ऊंची आवाज़ में कह दिया इसको कि इकरार तुम ये करो, तुम वो बताओ, आई मीन दैट इज़ नॉट बीइंग ब्रेव। दूसरी बात आपको मैं एक बात बताऊं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में सबसे बड़ा हमें जो इशू होता है ना, एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन देता है। आप आज ऐसा करें कि उस्मा बुखारी को, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, उनको आप ख़त लिखें और DGPR को ख़त लिखें कि हमें बताएं आपने एडवर्टाइजिंग की मद में कितने पैसे खर्चे हैं इस साल में, आपको क़यामत तक जवाब नहीं आएगा। सो एक्चुअली जो पॉलिटिशियंस हैं ना, ये हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना ब्लॉक करते हैं, और जब वो ब्लॉक करते हैं तो उसी की वजह से कभी इंफॉर्मेशन गलत भी हो जाती है, कभी मिसकंस्ट्रूड भी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि हर वक्त सही तो नहीं होती, लेकिन हम लोग बड़ी कंस्ट्रेंट्स में काम कर रहे होते हैं। जैसा तो आपने बताया कि अब यूथ ही कंट्री को लीड कर सकती है, लेकिन किसी से हालात छुपे नहीं कि जब यूथ बाहर निकलती है तो पुलिस डंडों से मारती है, फैमिलीज़ को, अक्सर लोगों को उठा लिया जाता है, माँ बहन को उठा लिया जाता है। तो इस सब में हम चेंज कैसे ला सकते हैं जब हम अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली की बांग्लादेश में क्या हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, खुद पाकिस्तान में क्या हुआ IGI के टाइम पे। बात ये नहीं है बच्चे, बात यह है कि जब आप फोकस्ड होते हैं और आपकी क्लैरिटी ऑफ विजन होती है ना, तो फिर आपको उसमें बिठा नहीं सकता कोई। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद हो। यहाँ पे ये है कि हम एक आदमी या एक फैमिली को पार्टी समझ लेते हैं और उसके इर्द गिर्द हुजूम या भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब तक आप यूनियन काउंसिल से, वार्ड से, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से एक पूरा स्ट्रक्चर कायम नहीं करेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन के जरिए आप में से, आप ही के अंदर से लोग हों जो पार्टी का चेयरमैन भी हो। लेकिन इकरार भाई, ये सारा कुछ बांग्लादेश में तो नहीं हुआ ना। इनका जो क्वेश्चन, कुछ खास बरामद नहीं, मैं इसका इनका जो क्वेश्चन है कि आप यूथ को डंडा मारें, उसकी फैमिली के ऊपर आप उसे टारगेट करें, हरास करें, एंड देन यू एक्सपेक्ट जब ये बाहर निकले, ये बाहर निकले, एक वजह से तो उसके बाद आप ये भी उसे कहें कि जनाब ये दहशतगर्द है, शर पसंद है, ये क्या कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक सीरियस इशू है। पाकिस्तान में पहले आप सुबाइयत में बटे हुए हैं, आपकी उसके बाद बरादरियों की तकसीम है। अगर आज फ़र्ज़ करें मैं किसी के हक़ के लिए खड़ा होता हूँ तो पूरा बलूचिस्तान और KPK शायद वो मेरे साथ रेजोनेट ही नहीं करता। वो पंजाब की लड़ाई है। मुबशिर भाई, जब तक आज ये जो यूथ बैठी है ना, I don't think इनमें इस किस्म की कोई डिविजन है। नहीं, इनमें नहीं है, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो बाकी लोग नहीं मिलेंगे ना साथ में, ये कह रहा हूँ। ठीक, देखिए इस वक्त क्रिकेट आपकी वाहिद बाइंडिंग फोर्स है जिसको यूनिवर्सली पूरे मुल्क में एक्सेप्ट कर लिया जाए। एंड गोइंग अगेंस्ट इंडिया। जो सवाल है कि पाकिस्तान के नौजवान क्या करें, पाकिस्तान के नौजवान वही करें जो 8 फरवरी को किया, जब मौका मिले बार बार करें, इसके अलावा आपके पास कोई और वोट की बुरी का। बलूचिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है तो उसकी शख्सियत का, उसकी लैंड का इस्तेसाल किया गया। उसके अंदर वो कैसे? उसके हकूक़ के बारे में, उसके जो सुई के मकाम पे गैस मिलती, उसका भी इस्तेसाल किया गया। बलूचिस्तान में गैस मिलती और सबसे ज़्यादा सेक्टेरियन वायलेंस बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। और जब बलूचिस्तान के हकूक़ की बात की जाती है तो उसके अंदर इमान अली मज़ारी को और आदि अली चट्ठा को एक सज़ाएँ दे दी जाती है। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब से आप याद करें, मुझे बताएं कि कब ऐसा हुआ कि नॉन बलोच जो है वो CM या गवर्नर बने वहाँ पे। एक बता दें, जो इस साल की आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, बलूचिस्तान के जितने सरदार हैं ना, वो बलोच अवाम के नाम पे पैसे लेते हैं, फंड्स लेते हैं, लेवीज़ है, सारा कुछ आपको वो भी पता है। तो अगर इस्तेसाल किया है तो उन्होंने किया। मैं आपको इसकी एक रिवर्स मिसाल पंजाब में भी दे देता हूँ।
दूसरी बात यह है कि सेक्टेरियन जो है ना पूरे मुल्क का मसला है, सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है। वहाँ पे अगर ज़्यादा हुआ तो बहुत खौफनाक बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कहीं पे भी कम नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि 18 वज़ीर आला और गवर्नर साउथ पंजाब से पंजाब के बने हैं। 18 वज़ीर आज़म बन चुका है साउथ का, स्पीकर नेशनल असम्बली बन चुका है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन चुका है, लेकिन साउथ एहसास महरूमी का शिकार है साउथ पंजाब जो है। क्यों? आपके अपने लोग आपको मार रहे हैं वहाँ पे, और आप उनके आगे सरदारों के आगे जी सही मेडा सही करके बैठे रहते हैं। ये आपको लाहौर है जो आवाज़ देता है, ये आपको इस्लामाबाद है जो आवाज़ देता है। अपने इलाकों में जाके अपने सरदारों के सामने ज़रा खड़ा होकर दिखाई मुझे, मैं मानूंगा जमहूरियत है वहाँ। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मनाहिल अदनान। आई हैव हर्ड कि ह्यूमन ब्रेन्स शुड बी एक्सपोर्टेड, तो क्या हमारे यूथ को ये इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लिए वर्क करें इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग द ह्यूमन ब्रेन्स? जी, एक नई टर्म आई कि जो माइंड उसको क्या कहना चाहिए, ब्रेन ड्रेन जो है वो ब्रेन गेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। और इस हवाले से बात यह है कि जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, अब देखें ना कि आपकी जो पॉपुलेशन है हर साल कितना उसमें इजाफा हो रहा है, और आप मार्केट के अंदर जॉब्स कितनी क्रिएट कर रहे हैं। जब आप ये नहीं करेंगे तो जिसने कोई एजुकेशन हासिल की है, वो कैनेड कॉलेज से हो, गवर्नमेंट कॉलेज से हो या पंजाब यूनिवर्सिटी से हो, ये सारे मिडिल क्लास लोग हैं। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने अपनी फैमिलीज को रन करना है, अपने किचन चलाने हैं। फिर ये क्या करेंगे? फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएंगे। देखें, जिसको हम अपनी कामयाबी मान रहे हैं, आखिर कुछ तो ऐसा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, वो बेहतरीन दिमागों को अपने पास लेकर जा रहे हैं और आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, जिसको कामयाबी मान रहे हैं। देखिए, हमारी नाकामी है और इसका ताल्लुक जो है आपकी इकोनॉमी के साथ है। और इकोनॉमी कब ठीक होगी? जब आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी, जब एक सर्टेनिटी होगी, लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट्स आती हैं 5-5 साल काम करेंगी, इसकी पॉलिसी है, पॉलिसी नाकाम हो जाएगी तो लोग वोट के जरिए उसको चेंज करेंगे। लेकिन बहरहाल जब पाकिस्तान का नौजवान, मैं बार बार उस जुमले को इसलिए दोहरा रहा हूं कि जब वो वोट कास्ट करता है तो वो इस उम्मीद के इजहार के साथ करता है कि इस बार जो गवर्नमेंट आएगी मुझे जॉब देगी। यानी यहां बैठे हुए हर स्टूडेंट का मसला क्या है कि जिस दिन मैं यहां से पास आउट हूं तो मेरे हाथ में एक जॉब हो, मैं जाऊं तो अपनी फैमिली को, अपने जो भी अगली मेरी लाइफ हो, मैं उसके हवाले से करूं। ये जो मायूसी, एक क्वेश्चन सर मेरे ज़हन में, गवर्नमेंट की जानिब से इन नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम आती है, यूथ प्रोग्राम्स के अंदर जो है इनको आसान कर्जे भी दिए जाते हैं अगर वो कारोबार करना चाहें। अभी रिसेंटली इनके लिए बसंत भी खोल दी गई। ये इससे यूथ नहीं अट्रैक्ट होता है आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट का काम जो होता है वो नौकरी देना नहीं होता, और गवर्नमेंट का काम जो होता है वो आपका कारोबार शुरू कराना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम होता है आपको लेजिटिमेट किस्म की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना होता है कि जो हर एक को मैसर हो, और फिर वो सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक। जब गवर्नमेंट पीली टैक्सी स्कीम करती है तो उसमें गवर्नमेंट की करप्शन का एलिमेंट जो है वो शामिल होता है। बसंत खोलना जो है जिसमें आवाम की पार्टिसिपेशन है या उसकी, ये एक अवामी फैक्टर है, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक कल्चरल त्यौहार है। जहाँ तक बात है कि डिस्पैरिटी की, मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो, आप जॉब्स को छोड़ दें, तमाम लोगों को हेल्थ केयर ही नहीं दे सकता। सबसे ज़्यादा क्रिपल्ड सिस्टम जो है इस वक्त हेल्थ केयर का, वो यूके का है। मैं यूके इसलिए कह रहा हूँ कि हम उनकी कॉलोनी रह चुके हैं, मैं इसलिए किसी और मुल्क की एग्जांपल नहीं दे रहा। और दूसरी बात है, आप जॉबलेसनेस और इन्फ्लेशन अमेरिका में देख लें, मैं अभी होके आया हूँ वहाँ से 5 दिन पहले, 30% हर एक का ग्रोसरी जो है ना बिल वो बढ़ गया हुआ है। ये इश्यूज पूरी दुनिया में, हाउ डू वी डील विद इट will determine whether we succeed or not. ये लैपटॉप्स लेते हैं, ये स्कीमों से फायदा उठाते हैं, वोट नहीं देते, वोट मर्जी से देते हैं, ये बड़े तेज हैं। 2 नंबरी है।